हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के दूसरे लेक्चर के बारे में। पहला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो इसी चैप्टर का था। पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे विद्युत आवेश के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसका यूनिट के बारे में हम लोग देखा था और फिर उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। और उसकी अगला जो टॉपिक है विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल से देखेंगे। और जो पहला लेक्चर नहीं देख पाए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया हुआ है पॉलिटेक्निक का, वहाँ से उसको देख सकते हैं क्योंकि ये सारी वीडियोस क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यूपी पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम डेट है वो लगभग कंफर्म है, सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है अगस्त के लास्ट वीक में एडमिट कार्ड आएगा। तो हम लोग जल्दी से ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट किया जाए, जितना जल्दी हो सकता है कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक है विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रति सेकेंड कितने नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं, उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। या फिर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर को। आवेश इलेक्ट्रॉन, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग आवेश बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को बोल सकते हैं या फिर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वहां पे मैंने एक फार्मूला बताया था, आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो वहां से जब इसको आप आगे करोगे, आई का मान निकालोगे तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस फार्मूले से ये डेफिनेशन इसका निकला है कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश हो गया इसके प्रवाह की दर, एक सेकंड में मतलब कितना आवेश फ्लो हो रहा है या फिर एक घंटे में कितना आवेश इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उस दर को हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अभी आप आई क्या है, विद्युत धारा है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्यू क्या है, विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज। टी क्या है, समय। विद्युत धारा क्या है, यह एक अदिश राशि है। आप लोग नोटबुक लेके बैठो, अगर आप लोग हमारा लेक्चर देख रहे हो कभी भी तो नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मैं लिखता नहीं हूँ बट बोल के आप लोगों को बताता हूँ, उसको नोट करते जाइए। और इस लेक्चर में जो भी मैं बोलूंगा आप लोगों को बोलता हूँ कि इसको नोट कर लीजिए, तो आप लोग उसको नोट कर लेना। सबसे पहले तो आप लोग ये फार्मूला नोट कर लो कि विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नोट कर लीजिए। और विद्युत धारा क्या है, यह एक अदिश राशि है। एक क्वेश्चन भी आता है, कई बार आ चुका है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है, इसमें डायरेक्शन होता है, फिर भी हम लोग इसको अदिश राशि में रखे हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ भी हो जाएगा बट मैं वो काफी लंबा है, तो कभी टाइम मिलेगा तो उसको बताऊंगा कि विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको अदिश राशि बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, एम्पियर होता है। विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं, एम्पियर। एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक दूसरा मात्रक क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरा मात्रक अगर कोई पूछे आपसे कि एक दूसरा मात्रक किसका बताइए, तो कूलाम पर सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है, पर समय का मात्रक सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड भी इसका एसआई मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत धारा का भी आपको यहाँ पे दो मात्रक पता चल गया। पहला है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से या फिर कैपिटल आई से भी कहीं कहीं लिखते हैं, बट एम्पियर आपको ए से ही मिलेगा, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है एम। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। इस एम्पियर को ए से या फिर एम्पी से डिनोट करते हैं, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, और दूसरा मात्रक कूलाम पर सेकेंड।
फिर क्या तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इसके लिए मैं पॉइंट बना के आप लोगों के लिए लिखा हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पॉइंट में लिखा हूँ। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, वो तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। लेकिन विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में प्रवाह होते हैं। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो होता है विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में फ्लो होता है। ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा से विपरीत दिशा में फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा और विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी भी आप लोगों को एक्चुअली कल एक पॉइंट समझाना भूल गया, अगर माइनस एंड माइनस है तो एक दूसरे को ये दूर हटाएंगे, एक पास नहीं जाएंगे। अगर माइनस एंड प्लस है तो ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, या फिर प्लस एंड प्लस है तो ये भी एक दूसरे के दूर जाना चाहेंगे, या फिर प्लस एंड माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहेंगे। तो क्या होता है, जब अपोजिट साइन होता है ना तो ये एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं। अगर प्लस प्लस है तो दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे क्या होता है कि जब अपोजिट साइन जहां भी रहेगा, विपरीत साइन यानी कि प्लस और माइनस या फिर माइनस प्लस है तो एक दूसरे के नजदीक आना चाहेंगे। तो वही यहाँ पे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये लिखा है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव रहता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ फ्लो होता है, इसलिए लिखा है ऋणात्मक से यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। और विद्युत धारा क्या है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर फ्लो होता है। तो ये पॉइंट आप लोग काफी अच्छे से समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर फ्लो होता है, ये भी हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और करंट मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को एम्पियर मीटर या फिर अमीटर कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है, विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए, विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है, या फिर इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं, अमीटर को एम्पियर मीटर भी कहते हैं। तो विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है, या फिर कोई बोल सकता है एम्पियर मीटर से मापा जा सकता है, तो दोनों बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एमीटर से मेजर किया जाता है। और इसका पीडीएफ जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ भी सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अभी हम लोग विद्युत धारा का डिफिनेशन एंड फार्मूला देख लिए, उसका यूनिट क्या है, मात्रक, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अभी विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट क्या है, विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसका क्या क्या प्रभाव है। विद्युत धारा से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा क्यों उत्पन्न होता है हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। डेफिनेशन अच्छे से आप लोग समझिए, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अगर विद्युत धारा के थ्रू हमें विद्युत ऊष्मा मिल रही, अगर हमें हीट मिल रही है ना, तो उसे हम थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। थर्मल इफेक्ट उसमें प्रभाव का जो फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे H क्या है, एक्चुअली मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोगों को लिख देता हूँ कि H बराबर हीट है, ऊष्मा है, I बराबर क्या है, करंट है, धारा है, R बराबर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है, एंड T क्या है, टाइम है, समय। ओके, तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी,
ये फार्मूला भी आप लोग नोट करिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का फार्मूला है कि H बराबर I स्क्वायर RT। इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं और मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और ये जो फार्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT, इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। H इक्वल टू I स्क्वायर RT को जूल का तापन, थर्मल लॉ भी या फिर रूल कहते हैं, तापन नियम भी कहते हैं। अभी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल सकता है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अभी चलेंगे विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम लोग देखेंगे। विद्युत बल्ब से हमेशा क्वेश्चन आता है और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। विद्युत बल्ब आप लोगों ने देखा होगा कि सभी के घरों में लगा होगा विद्युत बल्ब, ठीक है। जो बल्ब होता है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जो आपके घरों में लाइट देता है उसे हम लोग बल्ब बोलते हैं। तो अभी बल्ब में क्या रहता है, एक फिलामेंट रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बल्ब में विद्युत धारा को एक चालक में प्रवाहित किया जाता है जिसे तंतु कहते हैं। विद्युत बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब में क्या रहता है, एक फिलामेंट रहता है, फिलामेंट को हिंदी में तंतु बोलते हैं। फिलामेंट रहता है। फिलामेंट क्या चीज का बना रहता है, वो मेटल रहता है, वो नॉन मेटल नहीं होता, मेटल होता है। विद्युत बल्ब में धारा का प्रवाह एक चालक में होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। बल्ब में एक अक्रिय गैस प्रायः आर्गन या नाइट्रोजन भरा रहता है। बल्ब के अंदर एक क्वेश्चन बार बार आता है, एक तो ये भी है कि फिलामेंट रहता है। अभी इसके क्वेश्चन नीचे है। सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट करिए कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। ये दोनों क्या है, अक्रिय गैसें हैं। दोनों क्या है, अक्रिय गैसें हैं। आर्गन या फिर नाइट्रोजन भरा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आंसर क्या रहेगा, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। ये क्यों भरा जाता है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, जो कि तंतु को जलने से बचाता है, ठीक है। एक गैस क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिससे जो फिलामेंट होता है वो सेफ रहता है, ऑक्सीकरण को रोकता है। फिर बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट रहता है जो जलता है, टंगस्टन का बना रहता है। वो क्या मटेरियल का बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो किस मटेरियल का बना रहता है, तो टंगस्टन का बना रहता है। तो इसको भी आप लोग नोट करिए। और टंगस्टन का गलनांक लगभग 33 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो बल्ब में फिलामेंट यूज किया जाता है उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर अधिक होना चाहिए। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होना चाहिए, ठीक है। बल्ब के अंदर फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए। ऐसे मटेरियल का बनाना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो। मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने से क्या फायदा होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज करिए कि कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए, अगर जिसका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो अगर हम उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही फिलामेंट है अपना, टंगस्टन का बना रहता है। अगर फिलामेंट का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट कम है, सपोज करिए कि यहाँ पे 3380 ना होकर के 60 डिग्री या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री तो डेली वो गर्म होके पहुंच जाएगा ऐसे ही, क्योंकि वो जलता रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लो। तो 100 डिग्री क्या है, बहुत कम है। तो जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो फिलामेंट क्या हो जाएगा, गल जाएगा। गल जाने से क्या होगा, बल्ब खराब हो जाएगा, तो फिर आपको नया वहां पे खरीद के लाके लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या रखा जाता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है अधिक रखा जाता है। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए, हाई होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध कम रहेगा तभी उसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तभी वो जलेगा। प्रतिरोध कम रहेगा तो करंट फ्लो होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए, और प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध कम होना चाहिए।
तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो और इसको आप लोग दोबारा पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत बल्ब, आयरन एंड हीटर, ये सब से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे विद्युत प्रेस, विद्युत इस्त्री बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन आप लोग सभी लोग देखे होंगे, घरों में कपड़े प्रेस करने का काम आता है, कपड़ा जिसे प्रेस करते हैं। तो जो आयरन होता है उसके अंदर में भी कॉइल लगा रहता है, जैसे कि फिलामेंट हम लोग बोल रहे थे, वही फिलामेंट आयरन के अंदर लगा रहता है। आयरन के अंदर फिलामेंट ना बोल के हम लोग कॉइल बोलते हैं, कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन में धातु का एक रॉड या कॉइल लगा रहता है तथा इसे एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट या फिर फिलामेंट भी बोल सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो प्रेस जो होता है उसके अंदर में कॉइल लगा रहता है। तो फिलामेंट का गलनांक काफी उच्च होता है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि फिलामेंट का गलनांक काफी उच्च होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम, उसका गलनांक कम रहेगा तो जैसे वो गर्म होगा गल जाएगा, तो प्रेस भी खराब हो जाएगा, बल्ब भी खराब हो जाएगा, हीटर भी खराब हो जाएगा, जहां भी उसका यूज रहेगा वो खराब हो जाएगा अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कम रखेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे जाके अगर उससे ज्यादा हम लोग टेम्परेचर करेंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगा। एलिमेंट में प्राय नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, जो निकिल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है। एक क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रिक आयरन में प्रेस के अंदर में जो कॉइल है वो क्या रहता है, नाइक्रोम का बना रहता है। प्रेस के अंदर जो कॉइल लगा रहता है वो किस मटेरियल का रहता है, नाइक्रोम का बना रहता है। नाइक्रोम का यूज करते हैं। और नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल एंड क्रोमियम मिला रहता है। नाइक्रोम निकिल एंड क्रोमियम का मिश्र धातु है, ठीक है, जिसमें 80% निकिल रहता है और 20% क्रोमियम रहता है। 80% निकिल एंड 20% क्रोमियम मिलके क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। तो प्रेस का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना रहता है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उसको नोट करिए, याद करिए। अब देखते हैं विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर भी आप लोग देखे होंगे, जो कि ठंडी के दिनों में गांव साइड में क्या रहता है, आप लोग एक हीटर आता है, उसको पानी में रख के गर्म करते हैं, पानी गर्म करने का काम आता है। इलेक्ट्रिक हीटर या फिर वाटर हीटर भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या रहता है, धातु का एक कॉइल या फिर फिलामेंट रहता है। इसमें भी सेम वही रहता है, फिलामेंट का गलनांक उच्च होना चाहिए। फिलामेंट नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। हीटर में भी जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो नाइक्रोम का बना रहता है। फिर विद्युत फ्यूज है। विद्युत फ्यूज काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत फ्यूज होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति विद्युत फ्यूज कहलाती है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति विद्युत फ्यूज कहलाती है। यानी कि विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए जो डिवाइस प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग फ्यूज बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, घरों में क्या रहता है, अगर कभी कभार वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया तो घर के सारे करंट कट जाते हैं, सारे लाइट बंद हो जाते हैं, टीवी वगैरह जो भी रहता है वो सब बंद हो जाते हैं अचानक से। उस टाइम क्या रहता है, वो फ्यूज का ही काम रहता है। जैसे ही करंट बहुत ज्यादा आता है तो फ्यूज अब सबके घरों में लगा रहता है। वो फ्यूज क्या होता है, खराब हो जाता है, वो गल जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो होता है कट जाता है। या फिर कभी कभार क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा ओवरलोड होने से भी फ्यूज मेल्ट हो जाता है, जिससे कि बाकी जो चीजें हैं वो खराब होने से बच जाती हैं। तो जैसे ही बहुत ज्यादा अगर वोल्टेज हो गया तो फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिससे कि कनेक्शन बंद हो जाता है। जिससे कि आप लोग देखते होंगे कभी कभार कि अचानक से आपके घर का लाइट बंद हो गया, तो उसका मतलब वही होता है कि फ्यूज खराब नहीं होता, उसका प्रॉपर्टी है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है। यानी कि वोल्टेज बहुत ज्यादा था तो मेल्ट हो गया, तो बाकी चीजें आपके घरों में जो भी है, फ्यूज, फ्रिज वगैरह, एसी, वो सारे सेफ बच गए।
अगर फ्यूज ना लगता तो बहुत ज्यादा करंट या फिर वोल्टेज आपके बाकी डिवाइस में आ जाता, तो वो सब खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए फ्यूज का यूज किया जाता है कि डिवाइस की सेफ्टी के लिए, कभी ओवरलोड से भी बचाता है और अधिक वोल्टेज से भी बचाता है, दोनों से। कभी कभार क्या होता है कि वोल्टेज कम है और आपने बहुत सारी चीजें लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, एसी लगा दिया, कूलर लगा दिया, सब कुछ ऑन कर दिया, तो ओवरलोड हो जाता है, तो उस टाइम में भी फ्यूज काम आता है। ठीक है, देखिए फ्यूज तार टीन, शीशा और बिस्मिथ से बना होता है। यह मिश्र धातु है जिसमें कभी कभी कैडमियम नामक धातु भी मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि फ्यूज तार किसका बना होता है, तो फ्यूज तार टिन, लेड एंड बिस्मिथ का बना रहता है। टिन, लेड एंड बिस्मिथ का बना रहता है और इसमें कभी कभार कैडमियम भी मिलाया जाता है। तो मेन यही तीन ऑप्शन आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, लेड, टिन, लेड एंड बिस्मिथ। फ्यूज तार टिन, लेड एंड बिस्मिथ का बना रहता है, टिन, शीशा और बिस्मिथ का। फ्यूज तार का गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही कम होते हैं। अभी हम लोग बाकी पॉइंट्स में हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत बल्ब हो गया, हीटर हो गया एंड प्रेस हो गया, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फिलामेंट का जो गलनांक है वो काफी ऊंचा होना चाहिए, यानी कि अधिक होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक कम होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि गलनांक कम रहेगा तो जैसे ही अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया तो तुरंत एक गल जाएगा, समझ रहे हैं, तुरंत एक गल जाता है जिससे कि बाकी डिवाइसेस सेफ बचती है। अगर गलनांक ज्यादा रहेगा तो ये गलेगा नहीं और वो ज्यादा वोल्टेज का जो करंट है वो आपके सारे डिवाइसेस में फ्लो हो जाएगा, जिससे कि वो सब खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए फ्यूज तार का जो गलनांक है वो कम रखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध भी इसमें कम रखा जाता है। फ्यूज तार में गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही कम होता है, बहुत कम रखा जाता है। और एक क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि फ्यूज को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि घरों में फ्यूज तार को किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में या फिर दोनों में, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका कि फ्यूज को कौन से क्रम में लगाते हैं, तो फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में लगाता है, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आज ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये था आज का लास्ट टॉपिक था फ्यूज। अभी कल के टॉपिक में या फिर जब भी हमें टाइम मिलेगा तो इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, और जैसे ही थियरी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जितने भी हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो मिलेंगे हम लोग कल के वीडियो में, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और किसी को भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन आते हैं, 100% एग्जाम में आते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वाचिंग।